Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing the direct proportions। और ये direct proportions की जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा था ये उसका लास्ट पार्ट है। फिर उससे आगे हम अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे जाएंगे, क्योंकि इसकी एक दो फॉर्म्स हो रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो फिलहाल अदर फॉर्म्स नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस जो थी उसकी ये लास्ट है। अदर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मैं अलग से सीरीज बनाऊंगा, तो इस सीरीज की ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इसके अंदर टू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि हार्डेस्ट एक पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो वाले ये वो टू क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है और मैं आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो कहता है कि जी जो आपकी टोटल मंथली द टोटल मंथली इनकम $D ऑफ अ सेलमैन। ठीक है, एक सेलमैन है जिसकी $D इनकम है, हु सेल्स टायर कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक सैलरी 600। अब याद रखना, बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि वो एक दिन में 100 टायर बेचे, 150 टायर बेचे या एक टायर बेचे, मगर उसे जो बेसिक सैलरी है 600 वो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि मतलब आप एक दिन में एक प्रोडक्ट बनाओ, या ये बेसिकली ये टाइम बेस्ड पे होती है। बेसिक ये पीस रेट नहीं होता, ये टाइम रेट होता है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि मतलब कि आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे आप एक दिन में एक टायर बनाओ सेल करो या एक दिन में आप 100 टायर सेल करो। अच्छा, बेसिक सैलरी के ऊपर वो कहते हैं एंड अ वेरिएबल अमाउंट विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल। ठीक है, अब उस बेसिक सैलरी के ऊपर उन्होंने उसके लिए बोनस या आप कुछ भी कह सकते हैं और रखा हुआ है कि फॉर ईच टायर ही सेल्स ही रिसीव्स $8। ठीक है, इस बेसिक सैलरी के अलावा अगर वो कोई भी टायर एक टायर बेचता है या मतलब जितने जितने मर्जी टायर चाहे बेच सकता है, मगर एक टायर जो वो बेचेगा, वन टायर जो है ना वो इक्वल कितने के है, वन टायर इक्वल है $8 के। एक टायर बेचेगा तो उसे $8 मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर वो हमसे पूछता है कि अगर इफ सेल्समैन सेल्स 95 टायर्स, अगर सेल्समैन 95 टायर बेचता है, ठीक है, तो फाइंड द टोटल इनकम फॉर दैट मंथ। ठीक है, उसकी टोटल इनकम निकालनी है। ठीक है, तो टोटल इनकम हम किस तरह निकालेंगे? टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टायर कितने का था, $8 का, और उसने कितने बेचे हैं 95 टायर्स एक मंथ में। तो हम सबसे पहले तो $8 को 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने पैसे आए। एक $8 के हिसाब से अगर हम 95 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास $760 आ जाएंगे। मगर याद रखिएगा कि ये उसकी टोटल सैलरी फॉर द मंथ नहीं है। इसके अंदर आपने जो बेसिक सैलरी मैंने बताई थी जो कि उसे मिलनी ही मिलनी होती है हर महीने, वो भी ऐड करनी है। ठीक है, तो 760 के अंदर जब आप 600 ऐड करेंगे तो 1360 जो है वो आपकी टोटल सैलरी होगी सेल्समैन की, जो कि उसे महीने के लास्ट पे मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उससे आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें बोला है कि इफ सेल्समैन्स मंथली इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज 1680। ठीक है, वो कहता है एक महीना ऐसा है जिसके अंदर अगर उसकी सैलरी हो 1680, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स इन दैट मंथ। अच्छा, ऊपर उसने हमें नंबर ऑफ टायर दे दिए थे, तो हमने उससे टोटल सैलरी निकाल ली। अब इस पार्ट में ना हमने उल्टा चलना है। ठीक है, इस पार्ट में उसने क्या किया, इस पार्ट में उसने हमें टोटल सैलरी दे दी है जो कि 1680 है। इससे हमने नंबर ऑफ टायर्स निकालने। तो सबसे पहले समझ लो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ना,
और लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे थे कि 760 में 600 प्लस कर रहे थे तो 1360 आ रहा था ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1680 में से 600 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, ये 600 वो बेसिक सैलरी है जो कि उसे मिलती ही मिलती है। इसमें टायर्स की 600 माइनस करने के बाद उसकी टायर्स की सैलरी आएगी। तो हम सबसे पहले बेसिक सैलरी माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है। तो 1680 माइनस 600, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1080, ठीक है। अब ये वो वैल्यू है जो उसने टायर्स बेच के पैसे कमाए हैं, ये वो पैसे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में वो, अब हमने थर्ड पार्ट में क्या किया था कि हमने टायर से मल्टीप्लाई कर दिया था। इधर हम क्या करेंगे, इधर हमने टायर्स निकालने हैं, इसलिए हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टायर्स निकल आएंगे, ठीक है। तो 1080 को जब हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास कितने टायर्स निकल आएंगे, 135। इट्स मीन्स कि उसने 135 टायर्स प्रोड्यूस किए हैं उस मंथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें क्या कहता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला कनेक्टिंग डी एंड एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ टायर्स द सेल्समैन सेल्स इन द मंथ, ठीक है। उसने क्या कि डी और एन का एक फार्मूला बनाना है जिसमें एन जो है वो नंबर ऑफ टायर्स हैं जो सेल्समैन एक महीने में बेचता है, ठीक है। तो देखो, अब आप जो नंबर ऑफ टायर्स हैं वो उसने एन बोले हैं। अगर मैं $8 का एक टायर है, अगर मैं 8n लिखूं तो इसका मतलब यही होगा कि नंबर ऑफ टायर्स मल्टीप्लाई बाय $8, तो इससे हमें टायर्स की प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया 8n बन गया। अब डी को हमने इससे किस तरह कनेक्ट करना है, डी को हमने इस तरह कनेक्ट करना है कि देखो, अब अगर हमने इसकी मंथली सैलरी निकालनी है तो हमने एन का मतलब है नंबर ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ टायर्स को हमने $8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी टोटल सैलरी तो नहीं निकलेगी। इसके अंदर हमने बेसिक सैलरी भी तो 600 प्लस करनी है, वो 600 भी ऐड करेंगे। और हाँ, डी के हमने, क्योंकि हमने डी को इस फार्मूले के कनेक्ट करना है, डी को इसके इक्वल रखना है, तो डी इज इक्वल्स टू 8n प्लस 600, ठीक है। ये फार्मूला आपका इस तरह बनेगा, ठीक है, जिसमें n नंबर ऑफ टायर्स हैं, 600 उसकी बेसिक सैलरी है और $8 जो है वो टायर की प्राइस है, ठीक है। इससे उसकी मंथ की सैलरी निकल आएगी। ये तो हमने बना लिया फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाने के बाद उसने जो हमें फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, उसने बोला है कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ डी अगेंस्ट एन, इज डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यूज योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, वो कहता है कि क्या डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, क्या ऐसा है, ठीक है। तो हमने ये देखने के लिए ना कि क्या वाकई डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले तो देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स किस तरह ढूंढते हैं कि फर्ज करो अगर हम n ज़ीरो लेते हैं, जैसे एक कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए अगर हम n को ज़ीरो ले रहे हैं, n की वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं, अगर n इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है, तो d हमारा 600 आ रहा है, ठीक है। d हमारा कितना आ रहा है, 600, ठीक है। अभी क्यों आ रहा है वो भी बताता हूँ, और कैसे आ रहा है वो भी बताता हूँ। देखो, अगर हम n की वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं तो इधर मैं कॉर्नर पे करता हूँ, d इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, n की जगह मैंने ज़ीरो लगा दिया प्लस 600 कर दिया। अब 8 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो को जब 600 से प्लस करेंगे तो d इज इक्वल्स टू 600 आ गया। इसका मतलब हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ज़ीरो और 600, ठीक है। और अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट हम किस तरह लेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट में आप कुछ भी ले सकते हैं, n को 2 ले लें, 4 ले लें, तो मैं n को 50 ले लेता हूँ,
ठीक है। अगर मैं n को 50 रखूं तो d की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो d की उस हिसाब से वैल्यू आएगी 1000, ठीक है। d की कितनी वैल्यू आएगी 1000। किस तरह आएगी वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप n की जगह 50 रख लो, ठीक है, तो 8 को पहले आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ गया 400, और 400 में जब आप 600 प्लस करोगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। अब हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ से हमने ये शो कराना है कि क्या n d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ठीक है। तो हम पकड़ लेते हैं ग्राफ और यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में हम कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं। n हमने मैक्सिमम कितना लिया था 50, तो इधर हम 50 ले लेते हैं, ठीक है। और d हमारे पास मैक्सिमम एक तो 600 की वैल्यू है और एक हमारे पास 1000 की वैल्यू है, ठीक है। तो d में इस एक्सिस को ले लेता हूँ और n में इस एक्सिस को ले लेता हूँ। तो देखो जब मैंने n ज़ीरो लिया, ठीक है, मतलब n ज़ीरो था तो d कितना था 600, इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट इस 600 पे लग रहा है। और फिर जब मैंने n 50 लिया तो हमारा d कितना आया 1000, तो दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल इसके और इसके मिड में यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अब देखना है कि हमने लाइन जो है वो बना के चेक करनी है। अब ये मैंने, एक मिनट, सॉरी, ये मैंने अब एक लाइन ली, ठीक है, ये लाइन मैंने यूं गुजारी, ठीक है। अब आपने ये देखना कि क्या ये लाइन ओ रीजन से क्रॉस कर रही है। ओ रीजन हम इसको कहते हैं, इसको हमने ये देखना है क्या ये लाइन यूं क्रॉस कर रही है ओ रीजन से, सॉरी, ये थोड़ा सा मतलब यूं ओ रीजन के बीच से होती हुई जा रही है। अगर तो ओ रीजन के बीच से होती हुई जा रही है तो आपने तो इसका मतलब ये है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। मगर यहाँ पे हमारी लाइन ओ रीजन के बीच से होती हुई नहीं जा रही, यहाँ पे हमारी लाइन कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है 600 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो n है वो d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये ओ रीजन से क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि डी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, ये हमारा हो गया था पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हमने इस टफ लेवल के क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो देखें, अब वो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक मशीन है जो कि आइस को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और उसे रन करने के लिए, उसे मतलब प्रॉपरली वार्म अप होने के लिए 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब 10 मिनट जो है ना वो वेस्ट है, ठीक है। 10 मिनट उस मशीन को वार्म अप होने में लगते हैं। द mass in tons of ice produced is directly proportional to the number of hours of production, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जो मैस है ना आइस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, घंटों पे, ठीक है। तो चलो हम इसको ना लेटर फॉर्म में ले लेते हैं। हम मैस जो है ना उसको सपोज कर लेते हैं कि जो मैस है ना उसको हम एम का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये आसानी के लिए आपके कर रहा हूँ, क्योंकि आप पूरा पूरा वर्ड ये इस तरह पूरा वर्ड नहीं लिख सकते फार्मूले में, आपको लेटर लिखना पड़ता है, और आप एग्जाम में भी करोगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आर्स जो है उसको मैं ले लेता हूँ, फर्ज करें एच ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्स, तो इसका मतलब ये है एम इज इक्वल्स टू के एच। याद है ना फार्मूला, पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि ये कांस्टेंट होता है और जब भी कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो फार्मूला इसी तरह ही बनता है, ठीक है। तो जी फार्मूला बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब वो कहता है कि गिवन दैट 20 tons of ice are produced when the machine runs for half an hour, ठीक है। तो find the mass of ice of manufactured when the machine runs 1.7 hours 75 hours।
अच्छा, वो कहता है कि जब वो मशीन 30 मिनट्स रन करती है तो कितने टन्स ऑफ आइस प्रोड्यूस होती है? 20 टन्स। ठीक है। अब वो कहता है कि अगर वही मशीन 1.75 आवर्स रन करे तो वो कितने टन प्रोड्यूस करेगी? ठीक है, वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले 30 मिनट्स को तो आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 30 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? इसका हम आंसर ले लेते हैं, जो कि हमारे पास पॉइंट्स में आएगा 0 पॉइंट समथिंग में, आई थिंक सो 0.5 आएगा। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ गया 0.5, मतलब कि हाफ एन आवर। अब याद रखना है, इसमें से हमने वो 10 मिनट माइनस करने हैं जो 10 मिनट मशीन वार्म अप होने में ले रही है। ठीक है, वो 10 मिनट आपने इस 0.5 में से माइनस करने हैं, तो 10 मिनट को जब आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 10 डिवाइडेड बाई 60 कर लोगे, जो कि आपके पास जब आप 10 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हमारे पास आ गया 0.166 समथिंग करके। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना, हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 0.5 को यहाँ से रेज करते हैं, इसको यहाँ से रेज करते हैं, और 30/60 माइनस 10/60। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, मगर मुझे आप लोगों को समझाना था कि 30/60 क्यों लिखा है या ये 10/60 क्यों लिखा है, इसलिए मैंने जो है ना इसको आपको सेपरेटली सॉल्व कर करके दिखाया। अब इसका आपको पता है, जब कोई भी फ्रैक्शन माइनस करनी होती है तो सबसे पहले आप उसका एलसीएम लेते हो, तो इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, क्योंकि जब नीचे वाले दो डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही होता है। 60 1 तो ऊपर 30 आ जाएगा, और 60 1 तो ऊपर 10 आ जाएगा। 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20/60। तो ये हमारे पास जो है ना वो आ गई वार्म अप होने के बाद के, जो हमारे पास वार्म अप होने के बाद का जो टाइम है ना, जिसमें 20 टन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये वो टाइम है। ठीक है, तो इसमें इसको आप कटिंग कर लें, जीरो को जीरो से कट कर लें, पॉइंट्स को वाइड करें, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो हमारे पास जो टोटल आंसर है वो 1/3 आवर्स आए हैं, जिसमें हम 20 टन्स प्रोड्यूस करें। बेसिकली जिसमें 20 टन प्रोड्यूस हो रहा है वो 1/3 आवर है। ठीक है, तो देखो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने निकाल लिया, ठीक है, 1/3 निकल आया। ठीक है, अब हमारे पास मैस उसने कितना दिया? 20 टन्स, और फार्मूला क्या था? m इज इक्वल्स टू के एच। ठीक है, तो क्या होगा? के फाइंड करना है ना हमने, के ये जो 1.75 आवर्स का हमने मैस निकालना है, ये निकालने के लिए हमें के लाजमी फाइंड करना है। तो हम अब के किस तरह फाइंड करेंगे? कि देखो, एच तो हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है, मैस हमारे पास ये है, एम जो है ये एम आ गया। तो सबसे पहले हम फार्मूले में पुट करते हैं, ये एम है, ठीक है, एम की जगह हम 20 टन्स लिख देंगे, इज इक्वल्स टू के एज इट इज रहेगा, और आर्स की जगह 1/3 आ जाएगा। एम इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू के 1/3 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व किस तरह होगा? उस दिन भी, अभी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि इधर के से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके 20 डिवाइडेड बाय 1/3 हो जाएगा, तो के इधर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड से जब इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना हो तो आप फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दो, मतलब ये जो 3 नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख दो और 1 नीचे लिख दो। ठीक है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 60 आ जाएगा, और 1 तो ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं रखता, तो k इज इक्वल्स टू 60 आ गया।
अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। k इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 60, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो फार्मूला बना है वो क्या बना है, m इज इक्वल्स टू 60h, ऐसे ही बन गया क्योंकि k की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इधर हमें उसने h दिया हुआ है जो कि 1.75 है और उससे हमने m निकालना है, ठीक है। तो अब तो बहुत इजी है, अब तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इधर छोटे से सेक्शन में इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। m इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1.75, तो जो आपका m है वो कितना आ जाएगा, ठीक है। वो 60 को जब आप 1.75, हाँ एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, एक और चीज़ जो कि आपको अभी डायरेक्टली इस 1.75 को आपने यहाँ पे फार्मूले में नहीं लिखना। याद करें कि मशीन वार्म अप होने में 10 मिनट लेती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 1.75 आवर्स में से 1.75 आवर्स में से वो 10 मिनट आपने माइनस करने हैं, ठीक है। जो कि आपके 10 मिनट जो हैं वो हैं 10/60, ठीक है। ये माइनस करने हैं, माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो 10/60 हो गया, ठीक है। इसको अगर हम करें तो ये 1/6 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको कट करें, ठीक है, तो 1.75 में से जब हम 1/6 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इधर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के 1.75 माइनस 1/6। ये 1/6 मैंने अब आपको बता दिया ये क्यों आया और किस तरह आया, ठीक है। ये वो 10 मिनट्स हमने माइनस किए हैं जो मशीन वार्म अप होने में लेती है, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो के की वैल्यू हमने 60 निकाली थी, तो ये हमारे पास कितना आ गया 95 टन्स, ठीक है। आंसर इसको आप कैलकुलेट भी कर लेंगे तो 95 आएगा, 95 टन्स आपका आंसर निकल आया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। और ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है अभी भी, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्वियसली मे भी, क्योंकि कुछ को तो समझ आ जाती है, कुछ लोगों को मे भी ना आई हो, अभी भी ना आई हो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप मेरे से, और ये आपकी बुक में जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है आपकी एक्सरसाइज 1A का, तो ये बेसिकली मैंने आपको वो करवाया है, ठीक है। तो ये आप सेपरेटली भी समझ सकते हैं, और मतलब अगर आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं आपको सेपरेटली भी समझा दूंगा। और ये बेसिकली ये इस तरह सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, जो बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इस वीडियो में ख़त्म हो गया। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।